कल एलियन वाली एक पोस्ट देख रहा था मैं, तो उसमें बहुत अच्छा जिक्र था कि एलियन से हम लोग क्यों भयभीत होते हैं, एक सेंस ऑफ डर होता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ था उसमें कि हम एलियन से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि एलियन हमसे वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हम जानवरों से करते हैं। कल हम रुई का पशु मेला देखने गए थे, और वहाँ जो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की वो मुझे बड़ा ही लगा कि हम जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तमाम सुविधाएं, तमाम चीज़ों के बावजूद हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर एक जो है नवजात जो भैंस का बच्चा होता है जिसे पड्डा कहते हैं, वो मरा हुआ था, और इतना इंसेंसिटिव वो माहौल था कि वहाँ पर उनको कोई देख नहीं रहा था। फिर एक गुड्डू भैया मिले हमें, मैंने पूछा कि गुड्डू भैया वहाँ क्या होता है, तो गुड्डू भैया ने बताया कि ये पड्डा जी यही जो है मर गया है, और क्या होता है कि जब आने जाने में जब पशु लेके आए जाते हैं उस खास जगह पे खरीद और बेचने के लिए, तो उस दौरान कई जो गर्भवती जो पशु होते हैं वो दिया जाते हैं, और उसके बाद वो मरने के बाद क्या होता है कि सफाई जो कर्मी हैं वहाँ के आसपास के, वो रात में आपको, जानवर दिन भर पड़ा रहेगा और रात में आपको वो ले जाके कहीं पर दफन करेंगे उस तरीके से। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर थोड़ा हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा, और हम लोगों को ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जानवर भी इस समाज का ही हिस्सा है, सोसाइटी का ही हिस्सा है, और उनके साथ हमें सेंसिटिविटी बरतनी चाहिए। मैं बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन देने वाला हूँ। दर्पण जी हमारी टीम में हैं, वीगनवादी है ना, उनके अपने तर्क होते हैं। ये जो हमारी है ना कि वहाँ पे जानवर पड़ा है और उसको उठना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी लेकिन बहुत ही अर्बन व्यू पॉइंट है। अर्बन में भी बहुत ही वो कि अच्छा यार साफ़ सफाई तो होनी चाहिए, ये तो चाहिए। अब वहाँ का क्रूड यथार्थ क्या है वो देखिए, एक मिट्टी का बड़ा सा मैदान है ना, और रेल अम्पेल है एकदम, जानवरों की बिक रहे हैं, खरीद रहे हैं, और बरसात की वजह से कीचड़ भी हो रखा है एक इलाके में। उसी के बीच में ट्रक में जानवर भर के जा रहे हैं जो बिक गए या जो बेचने आए और नहीं बिके उसको वापस जा रहे हैं। उसके बीच एक भैंस, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर गर्भवती जानवर लाए जाते हैं बेचने के लिए, कि गर्भवती या जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई, तो मैं बछिया के या पाडा के बछड़ा के कि आप चेक भी कर लो। तो वो जैसे चारों थन से चेक कर रहे थे, एक 38,000 वाली भैंस, एक थन में कम दूध आया तो रेट घट गया कि नहीं साहब ये तो ठीक नहीं है, इंजेक्शन लगा के भी नहीं आया। अब उन सब के बीच एक हो गया, तो अब वो शाम रात में ही निपटेगा क्योंकि वो किसी की प्राथमिकता में पहले नंबर पे नहीं है। ठीक है, हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि अरे यार ये, और आदर्श स्थिति वही होनी चाहिए। जैसे हम उनको बोल भी रहे थे कि आदर्श स्थिति ये होगी यहाँ पे जब हजारों जानवर आ रहे हैं तो यहाँ पे एक डॉक्टरों का ऐसा बोर्ड सा बैठा हो, पर वैसा है नहीं। और एक आदर्श स्थिति तो यही हो कि जैसे ही, और डिलीवरी के वक्त अगर हो भी जाती है, सर्वाइवल रेट आप गांव में भी देखोगे तो बछिया का, बछड़ा का, पाडा का ऐसा नहीं कि 100% हो या 80%, क्योंकि एक तो उतनी मेडिकल सुविधाएं नहीं, तो वो एक मसला है। और जो अमित ने जिक्र किया, हम लोग कल रुई बाज़ार गए, तो रुई बाज़ार सुन के लगता है यार वहाँ रुई बिकती होगी, क्योंकि रुई बाज़ार में जानवर बिक रहे थे। वहाँ पे मैंने जेरी के लिए, जेरी बोल रहा था कि सर मैं अब मज़ा नहीं आ रहा मुझे ये कैमरे के काम में, तो अब मैं ग्रीको रोमन स्टाइल की कुश्ती करूँगा। तो ग्रीको रोमन स्टाइल की कुश्ती के लिए हमने कहा ठीक है, तो अगर जब ये जेरी ये कुश्ती शुरू करेगा तो लल्लन टॉप से पार्टिंग गिफ्ट के तौर पे मैं इसको एक अच्छी सी मुर्रा भैंस, कैसे पहचानोगे कि भैंस मुर्रा है? हाँ ये देखो अमन बता रहे हैं, हाँ ये हमारे नए साथी हैं। जो मुर्रा भैंस होती है उसके सींग जो होते हैं वो पलटे होते हैं या फोल्डेड होते हैं? कर्व्ड होते हैं सर, भयानक घूमे होते हैं। तो जेरी को एक अच्छी सी मुर्रा भैंस तोहफे में दी जाएगी, और फिर जेरी उसका दूध पी के बलिष्ठ होगा और ग्रीको रोमन स्टाइल की कुश्ती करेगा। है मारा चोरा छोरियों से कम है के जेरी। तो ये तुम्हें कुश्ती का कैसे आया मन में कि अब मुझे कुश्ती करनी है, बहुत हो गया ये कैमरा? ऐसे ही मन भर गया था, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ अलग करते हैं। तो वाई कुश्ती? अरे सर कुश्ती में इतना नाम हो रहा है देश का, हमने सोचा हम भी कर लेंगे थोड़ा सा नाम अपना। घिची टूट जाएगी, घिची समझते हो? नहीं। अच्छा क्या सीख लेंगे। अच्छा हाँ, तो क्या नाम है, अमित जब इनह्यूमन होने की बात कर रहे थे वहाँ पे रुई के बाजार में, तो मैंने देखा कि यार वहाँ पे ना
इतने मोटे मोटे डंडों से, एसी बंद करो, बहुत तेज है। इतने मोटे मोटे डंडों से भैंसों को मारा जा रहा था। अरे तो मतलब कभी उनके नाक पे, कभी पीठ पे। तो मेरे को ना वो याद आया कि जब हम कुत्ता पालते हैं कोई, तो हम उसको कितना प्यार से सहेज के रखते हैं, और वही जानवर है, और वो भी एक जानवर है कुत्ता, तो भैंस भी एक जानवर है। हम लोग भैंस के साथ, गाय भैंस के साथ कैसा बर्ताव करते हैं और अपने कुत्ते के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। तो एक वो था मेरे अंदर थॉट, मैं बड़ा सोच रहा था उसके लिए। मैंने लोगों से पूछा कि क्यों मार रहे हो भाई ने, तो कह रहे बात सुनती नहीं है। तो मैंने कहा उसको ऐसे हाथ से भी किया था, इतने मोटे डंडे, और जो वो हड्डी पे लगता था ना, जो आवाज़ आती थी, मतलब अगर आप वो आवाज़ सुन लो तो वो ऐसा लगेगा कि हड्डी टूट गई है, अगर वो इतनी तेज किसी इंसान के उसको मार दिया जाए तो। ये तो फिर भी वो मार रहे थे जो जिनकी भैंस थी। ऐसे कई लोग मुझे देखे जो ऐसे सैडिस्टिक प्लेजर में अपने भैंसों को चलते फिरते घुसा मार दिया, किसी को ऐसे हाँ वहीं पे। और दिक्कत ये थी कि वहाँ पे भीड़ नहीं थी कि कहीं भी वो कुछ तिलमिला जाए, अगर वो भैंस तो कहीं भी किसी को सींग मार दे या कहीं लात मार दे। जबकि बहुत रेयर होता है कि भैंस हिंसक हो। और आपने हमने गांव में सुना कि यार ये हमारी लाल वाली गैया थोड़ी मरखू है, तो फिर मरखू गैया होती तो दोनों पांव बांधने पड़ते हैं, या कई बार सींग भी बांधना पड़ता है, खासतौर पे धोनी के वक्त। बाकी टाइम तो खुला रखते हैं। तो ये है। लेकिन और एक चीज़ और उसमें थी कि जैसे जो पाटा कहते हैं बछड़े को, वो बैठा हुआ है, जैसे कोई देखने आया है बाय, तो उसको ना लात मार के उठाया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है। एकदम ऐसे क्रूरता, जो इंसानी क्रूरता होती है ना, वो मैंने कल देखी है। तो अब मेरा बिल्कुल एकदम वो हो गया है कि यार क्या इंसान है। इसमें कल मुझसे आयुष से हमारी बात हो रही थी, तो आयुष ने बताया कि डॉक्टर जो भी आयुष कौन? आयुष हमारे साइंस एडिटर तो आप साइंस एडिटर हो? हैं? किसी ने मैंने तो देखा कि साइंस। आप क्या प्रोग्राम करते हो साइंस का? साइंसकारी नाम का एक प्रोग्राम आता था। तो वो था से है ये कि साइंस नहीं हो पा एडिटर थे, कर देते हैं। है इसलिए नहीं हो पा रहा है कि अभी यहीं के काम नहीं समझ पा रहे हैं। और मैं गौरव से माफ़ी मांगना चाहूँगा। गौरव मेरे लिए रिसर्च में सहायता करने के लिए नए आदमी आए थे, बड़े मस्त आदमी हैं, कनाडा में रहते हैं, IIT खड़गपुर से उन्होंने पढ़ाई की है। तो हम लोग बड़े एक्साइटेड थे कि ये शुरू करेंगे, और हाँ, लेकिन फिर ये यहाँ पे मैं फंस गया। और फंस गए मतलब? फंस गया ऐसे कि यहाँ से वक्त नहीं, टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। फंस गए नहीं फंस गए, नकारात्मक जैसे फंस गए में एक जबराई का भाव है बिल्कुल। काम में भी फंस जाते हैं लोग, इश्क में भी फंस जाते हैं लोग। नहीं, इश्क में भी कोई नहीं फंसता है। अरे सब फंसते हैं। कोई नहीं फंसता है। वो क्या है यार, फैज़ अहमद फैज़ के शेर सुनाओ। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मशरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। काम, इश्क किया, काम किया, ये जो फंसे का भाव है ना, फंसे में एक किस्म की वो रहती है, अरे साहब हम तो असहाय हो गए। इसका दूसरा मिसरा भी है हाँ, कि काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क में खेल बिगड़ता रहा। आखिर में तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। तो ये फैज साहब का कलाम था। शब्दों का चुनाव मेरा शायद सही नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा उलझ गया हूँ कह सकते हैं। लास्ट टाइम आई चेक देश आजाद था, हाँ। 15 अगस्त 1947 ऑनवर्ड। अच्छा, लेकिन तो आप कुछ भी कह सकते। लास्ट टाइम आई चेक थोड़े से ग्रामर नाजी कम थे। तब तो ज्यादा हो रहे होंगे, आई एम श्योर। कब? नहीं मेरा हाँ। एतराज तुम्हारे व्याकरण पे नहीं है। मैं तो उस परंपरा का हूँ जो राजकुमारी के गाए गीत को याद रखता है, सुन बैरी बलम सच बोल रे इब क्या होगा। मैं ग्रामर नाजी नहीं हूँ भाई साहब, है ना। लेकिन इश्क के साथ जब कोई फंसना इस्तेमाल करे या काम, मैं फंस गया था, उस पर मुझे एतराज था। ठीक है, मतलब अलग अलग शब्द अलग अलग जगह चलते हैं। कुछ लोग बादाम मूंगफली को कहते हैं, तो मेरा जो भाव था, हो सकता है भावनाओं पे जाइए सर, भावनाओं को समझिए, शब्दों को मत जाइए। खैर, मैं आयुष साइंस का प्रोग्राम क्यों नहीं आता है? हाँ तुम नहीं, वो तो अब नहीं आता है। टाइम मैनेजमेंट उसकी एक बड़ी समस्या है, और मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सोचा था छुट्टी के दिन कर लेंगे, लेकिन छुट्टी के दिन मैं भारत सरकार से मिलने चला गया। तुम कुछ बता रहे थे यार, विषय बदल रहे हो तुम। हाँ मैं
एक खास कागज लेके आया हूँ। क्या आप लोग इस कागज को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हूँ? हाँ हकीम उस्मानी। हकीम उस्मानी में तुम्हारी बड़ी दिलचस्पी लग रही है। कोई समस्या है क्या? नहीं बहुत आप ऐसे इस लोग आ टाइप गए का थे पीला तो हमने पर्चा कहा लाल भी रंग था का कि फॉन्ट तुम- हकीम उस्मानी का होता है। नहीं होता तो बहुत है, लेकिन एक्सपोजर की बात है। तुमने सिर्फ हकीम उस्मानी के पर्चे पढ़े होंगे तो। बाबा बंगाली का भी होता है। बाबा ट्रेनों में जितने छपे होते हैं मैंने वही पढ़े हैं। मैं ट्रेन पे कब बैठा इस यात्रा के दौरान? मैं तो इधर उधर नहीं पढ़ सकते क्या? नहीं, तुमने कहा ना ट्रेनों में। ट्रेन इसका एक्सपोजर मेरा ट्रेनों में रहा है हाँ। ये पर्चे का। और क्या क्या किया है ट्रेनों में? सही सही बताओ। क्या क्या किया है मतलब क्या करते हैं लोग? हमको नहीं पता है, लोग तो यात्रा करते हैं, तुम क्या करते हो? आलू बंडा खाया है। खाने पीने में बड़ा ध्यान रहता था, बड़ा नॉस्टैल्जिया है बचपन में खाने पीने का इकलौता अरे तो spot। भरी जवानी में अक्षय को मन नहीं करता। अभी नूडल्स खा रहे हो भाई, बहुत अबे मोमेंट तो बीतने दो। अरे मैं बचपन का बता रहा हूँ। ये आयुष जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको निराश कर रहा हूँ। ये किसी हकीम का जो प्रत्येक शुक्रवार को रेलवे फाटक के पास मिलते हैं, है ना, सब तरफ से निराश उन रोगियों के लिए पर्चा नहीं है। भैंस पैठ गंगा जमुनी मैनपुरी, मेला पैठ हर बुधवार शनिवार। आपको जानकर हर्ष होगा कि आपके गंगा जमुनी मैनपुरी में पशु बाजार लग रहा है, जिसमें गाय भैंस बैल बकरी बछड़ा पड़ा पड़िया जानवर बड़ी संख्या में आते हैं। अच्छी नस्ल की दुधारू भैंस आती हैं। मेले में जौनपुर, हमीरपुर, बांदा, आगरा, बनारस, बलिया, लखनऊ, राजस्थान के व्यापारी आते हैं। हर प्रकार की सुविधा है, रोशनी, पीने का पानी, खाने और ठहरने की उत्तम व्यवस्था। फिर लोकेशन, और ये देखो आप 3 पद हैं: मेला व्यवस्थापक, मेला चौधरी और मेला मालिक। ठीक है जी। तो ये हमको पद बड़े दिलचस्प लगे। और ये भुगांव के मेले में हमको कहा गया कि ये मेला चौधरी मतलब मेले में जिनके लठैत रहे, व्यवस्था कायम रहे। तो वहाँ एक मेला चौधरी बैठे हुए थे, प्रधान जी, और बढ़िया दुनाली लिए 2-4 लोग आसपास, और डंडा वंडा लिए तो काफ़ी लोग थे मेले की व्यवस्था के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आयुष जी, आप भी अब लल्लन टॉप के न्यूज़ रूम के मेला चौधरी बने। आप इस नए जॉब डिस्क्रिप्शन पे क्या कहना चाहते हैं? नहीं हो पाएगा। कुछ और अच्छे काम कर सकते हैं। नहीं, मेला चौधरी क्या बुरा काम है? ये जो तुम Relatively ये yes। तुरंत तुम जो ये एकदम वैल्यू जजमेंट लेके एकदम पोजीशन लेने की कोशिश करते हो ना, एक मॉरल हाई ग्राउंड, कि कुछ और अच्छे काम कर सकते हैं। मैं अपनी चॉइस बता रहा हूँ। आप चाहें तो आप कर सकते हैं मेला चौधरी, मैं आपको बिल्कुल जज नहीं करूंगा। मैं तो मेला ही चौधरी हुई। मेला चौधरी का काम होता है कोई पशु इधर उधर ना भागे, और कोई पशु मालिक। ये देखिए, ये सच सामने आ रहा है। ये अपने एम्प्लॉइज को पशुओं की तरह देखते हैं। आपने और पूरा उसमें वाक्य नहीं सुना। हाँ, पूरा वाक्य तो बहुत लोग नहीं सुनते हैं। हाँ, तो मेला चौधरी का काम होता है कि जो पशु हैं वो व्यवस्थित रहें, ढंग से फेड हों, उनकी खरीद फरोख्त ठीक से हो, और जो पशुओं के मालिक हैं यानी कि इंसान, जो बड़े बड़े दावे करते हैं अपनी गायों और भैंसों को लेकर, उनकी परख हो, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। मेला चौधरी का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। अब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना बुरा काम कैसे? आपने कहा ना मैं कुछ अच्छे काम कर लूँगा। मैं उसके मतलब मैं उतना अथॉरिटेटिव नहीं हूँ, तो उसके लिए थोड़ी सी अथॉरिटी चाहिए। मैं विनम्रता से किसी से कह सकता हूँ, थोड़ा सा कभी ज़रूरी लगा तो उससे कह सकता हूँ भैया अपन काम नहीं कर पाएंगे साथ में। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता, हाँ काई नहीं कर सकता मैं। हाँ, काई क्या होता है? हाँ काई जो ये बता रहा था मतलब शब्द बाणों से ही। तो विनम्र तो मैं भी हूँ पर्याप्त, नहीं? नहीं, आप थोड़े से मैं विनम्र नहीं हूँ क्या? आप में थोड़ी सी वो ज़रूरी क्वालिटीज़ हैं जो एक लीडर में होनी चाहिए किसी। क्या विनम्र ना होना? हाँ, कई बार आपको थोड़ा इनसेंसिटिव होना पड़ता है। अब अगर आप ओवर सेंसिटिव हैं तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से नहीं चला सकते हैं। तो वो एक बैलेंस चाहिए होता इनसेंसिटिव है। और ओवर सेंसिटिव के बीच में भी कुछ होता है ना। हाँ, वही sensitive मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल एम्पैथेटिक नहीं है या इनसेंसिटिव ही है, लेकिन कभी कभी आदमी को वैसा होना पड़ता है। तो अगर आप उसके इनसेंसिटिव के एक्सट्रीम पे हैं तब भी आप नहीं कर सकते, अगर आप ओवर सेंसिटिव हैं तब भी आप नहीं कर सकते। तो आपको एक बीच का रास्ता चाहिए होता है, जो कि सौरभ ने ले लिया है। अच्छा खेले, जवाब भी बीच का दिया गया। अच्छा खेले। नहीं मतलब ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। और इन दिनों में
ओवर साइज टी शर्ट्स का भी लुत्फ ले रहा हूँ। संडे इज लॉन्गर देन मंडे। नहीं अच्छा ये तो दूसरी है। Pretending to be an adult is so exhausting. यस कई लोग बोलते हैं ना कि आप, अब लोग ब्लॉग के बहुत फैन मिल रहे हैं, मैनपुरी में भी लोग मिले है ना, सब लोग धीमे धीमे ब्लॉग देखना शुरू कर रहे हैं। और ब्लॉग में 2 दिन का गैप दिया गया था। आज हम लोग ये देखिए ईटा की रिसर्च है मेरे हाथ में, है ना, कौन सांसद विधायक मंत्री क्या काम हुए सब चीज़ें। और ये जो हमारे नए साथी हैं अमन, वो भी इसी रिसर्च के पार्ट में है। बताओ भाई जरा दर्शकों को अपने बारे में बताओ, क्या पढ़ाई करते हो, कहाँ रहते हो? अरे नहीं मैं अभी नहीं अरे नहीं मतलब मैं बताता हूँ। अरे नहीं से कैसे भागे शुरू हुआ फिर बताओ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, रामजस कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहा हूँ। अभी दूसरा साल शुरू हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक मैं कंप्यूटर पे घर पे बैठ के रिसर्च दे रहा था, अब फील्ड में आने का मौका मिला है। क्या देखा फील्ड में 1.5 दिन गुजारने के बाद? फील्ड में 1.5 दिन, पहली बात तो एक मुझे याद है जब मैं घर पे बैठा था और आप लोग अतरौली में चाट खा रहे थे, तब मैंने अमित जी को ये मैसेज किया था कि यार फील्ड में तो आपको बड़ा मज़ा आता है और वहाँ पे खूब चाट वाट खाने को मिलती है। तो फिर अमित जी ने कहा था कि अरे भाई तुम आओ फील्ड में, थकान भी उतनी होती है। तो फिर जब हम लोग परसों रात को खा रहे थे चाट, तब मैं पूरे दिन का थका हुआ था, तब मुझे ये फील हुआ कि अच्छा हाँ कितनी थकान के बाद वो चाट नसीब होती है। तो बहुत मज़ा आया। आइए मैं आपको इस खेल के नियम समझाता हूँ। ये कल शाम को हुआ ना कि हमने कहा हाँ यार आज काम हो गया, 4-5 वीडियो शूट हो गए ऐसा वैसा। तो हाँ तो ये बोला हाँ अच्छा रहा आज का दिन। मैंने कहा भाई अभी दिन खत्म नहीं हुआ है। नहीं लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी के लिए जितना ज़्यादा काम मुझे मिले उतना अच्छा है। तो रिसर्च भी हम लोग कर रहे हैं। हाँ चीज़ आपने जो notice ऑब्जर्व की, मैंने observe ये किया कि जिस तरीके का प्यार ललन टॉप के व्यूअर्स देते हैं वो सबसे ज़्यादा बड़ी स्ट्रेंथ है इस चैनल की, कि हम लोगों को हर जगह इतने अच्छे लोग मिलते हैं, वो हमें बुलाते हैं, है ना, हमें अपने गांव बुलाते हैं, हमें दिखाते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि खासकर मैं इतने सारे व्यूअर से बात कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है जब वो भैया कह के बात करते हैं या फिर कुछ ऐसे फ्रेंडली वे में बात करते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और अभी तो खैर दूसरा ही दिन है, तो अब और जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस बिल्ड होंगे ऐसे ऐसे आपको बताते रहेंगे। बढ़िया। तो हम लोगों ने बीते दिनों में फिरोज़ाबाद और मैनपुरी की यात्रा की। अब हम एटा, कासगंज, बदायूं में हमारा पड़ाव रहेगा और जो भी हम लोग नज़ारे देखेंगे आपको बताते रहेंगे। हमारा एक आग्रह था कि कुछ दिनों से ब्लॉग शूट नहीं हो पा रहे थे। कल भी जब रात में आया तो बहुत थक गया था, बैडमिंटन खेला, भोजन किया, फिर गाड़ी में ही झपक गया था। तो हमने प्रिंसू भैया से कहा कि सुबह करेंगे, तो आज नाश्ता निपटाते ही हम लोगों ने ये ऑन कर लिया है। और मैनपुरी में कल हम लोगों ने मैनपुरी का जो टिपिकल आहार है, एक हमारे मित्र हैं अनुराग, उनके यहाँ खाया पूड़ी, मट्ठे के आलू, दही के आलू और अरबी की सब्ज़ी भी थी और कद्दू की सब्ज़ी थी, अमचूर डाल के कद्दू, मट्ठे के आलू और पूड़ी, एकदम दिव्य भोजन था। हाँ जी। जानवरों के ऊपर क्रूरता पर बात हुई तो मैं तब कैमरा पकड़े हुआ था और बात बदल गई, लेकिन मेरे मन में कुछ चीज़ें दौड़ रही थी। 2 चीज़ों से मैं आपकी असहमत हूँ। हाँ बोलिए। पहली बात तो ये आपने जैसा कि कहा कि ये बहुत ही अर्बन सा कॉन्सेप्ट है। नहीं, ये अर्बन नहीं है। बहुत सारी ऐसी रूरल सोसाइटीज़ भी हैं, मतलब इसका अर्बन रूरल से ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं। बहुत सारी ऐसी रूरल सोसाइटीज़ भी हैं जहाँ पे आसपास के पशुओं के साथ सामंजस्य बैठाकर एक सोसाइटी चलती है। दूसरी बात ज़मीनी यथार्थ की आपने कही, तो ज़मीनी यथार्थ को अगर हम देखने लगेंगे ना तो दुनिया के सारे क्राइम जायज़ ठहरा दिए जाएंगे। मतलब महिलाओं के साथ जो हुआ, दलितों के साथ जो हुआ, ब्लैक्स के साथ जो हुआ, वो बता देंगे कि उस समय की इकॉनमी ऐसी थी इसलिए हमने ऐसा किया, या उस समय के ज़मीनी यथार्थ ऐसे थे। तो हम समझते हैं, हम प्रैक्टिकलिटी को समझते हैं कि ऐसा संभव नहीं है कि जो दूसरों के ऊपर, दूसरे पशुओं के ऊपर, दूसरे स्पीशीज़ के ऊपर जो हिंसा है वो शून्य हो जाएगी। लेकिन हम शायद शून्य कभी कर भी नहीं पाएंगे। हम ये कह रहे हैं, मेरा ये कहना है कम से कम, कि आप और दर्पण जी का ने जिक्र किया, उनका भी यही कहना है कि हम अपनी तरफ से न्यूनतम रखते हैं ना।
जैसे कई बार हम जिक्र करते हैं कि हम जानवरों पे हिंसा नहीं करते हैं, या हमें अपने मार कर उनको कम से कम नहीं खाने देना चाहिए, घूमने टहलने देना चाहिए मज़े के साथ। तो कुछ लोग ये कहते हैं तुम अभी जानते नहीं हो, आदिवासियों का आहार इसी चीज़ पर निर्भर है। अरे उनका निर्भर है ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप तो छोड़िए, आप उनको बीच में क्यों ला रहे हो। मेरी एक दोस्त कह रही थी कि तुम सवर्ण हो इसलिए तुम्हारे लिए यही कहना आसान है। मैंने कहा तुम भी तो सवर्ण हो, तो हम न्यूनतम मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें। मैं ज़ीरो करने की बात नहीं कर रहा हूँ अभी इसको। जो लोग उसको छोड़ सकते हैं वो तो, जो लोग उस दायरे में आते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो वायलेंस ना करना, वो तो कर ही सकते हैं। देखिए, ये आपने 2-3 चीज़ों को मिला दिया है। आप अगर वापस से रिवाइंड करके सुनेंगे मैंने क्या कहा। मैंने कहा आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, आदर्श स्थिति वही होनी चाहिए। और वो इन्होंने ये नहीं कहा था कि उसको बछड़े को मार दिया, उन्होंने कहा था उसकी वो बॉडी वहाँ पड़ी हुई थी, वो उठी नहीं। तो मैं उस कंटेक्स्ट में कह रहा था कि हमारी सेंसिबिलिटी ये है, साफ़ सुथरी अर्बन सेंसिबिलिटी, ठीक है, कि उसको फ़ौरन वहाँ से उठा लिया जाता। और फिर मैंने क्या बताया कि वहाँ का यथार्थ क्या है, कि वहाँ पे एकदम रेलम पेल मची हुई है, आधे ग्राउंड में कीचड़ हो रखा है, ट्रक निकल रहे हैं। और हमने तो वो शाम के वक्त देखा ना, जब वो मेला उठ रहा था। तो वहाँ पे आप जो कह रहे हैं वो होना चाहिए था, लेकिन वो होना मुमकिन नहीं है फ़िलहाल की स्थिति में। ये मेरी चीज़ थी पहली। तो बाकी पूरी बात सुन लीजिए ना, आपने कहा, मैंने नहीं टोका ना। दूसरी चीज़ आपने कही कि महिलाओं के, दलितों के खिलाफ, ब्लैक्स के खिलाफ अत्याचार होता है प्रैक्टिकलिटी के नाम पे, उसको भी जस्टिफाई किया जाता है। जस्टिफाई कहाँ किया? अगर एक डेड बॉडी पड़ी है, ठीक है, तो जो डेड बॉडी पड़ी है वो और जो मारा गया वो दो अलग मुद्दे हैं। डेड बॉडी का तुरंत पिक ना होना, उस जानवर की हाइजीन का, सैनिटेशन का इशू है ना। तो मैं आपको बता रहा था कि वहाँ इतनी मेले में अव्यवस्था दिख रही थी। आपने खुद कहा कि कोई निकल रहा है, धके आते हुए जा रहा है, तो वहाँ पे मैंने आपको कहा कि अभी हमारे मेले उस स्तर पे नहीं पहुँचे हैं पशुओं के, कि हमने तो वीडियो में भी वो चीज़ कही कि वहाँ पे जानवरों के अगर चिकित्सक होते और इन सब का मुआयना करते तो कितनी आदर्श स्थिति होती। दूसरी बात आई कि भैंसों को वो मारते हैं, तो उसको कौन जस्टिफाई कर रहा है? उसको तो किसी ने जस्टिफाई नहीं किया। तभी तो वो कुत्तों का प्रसंग आया। हम सब जानवरों के प्रति, मैंने कल ही एक इंस्टा पे, सुन लीजिए, फ़ोटो डाली कि मैं गाय को रोटी खिला रहा हूँ। हमारे यहाँ माँ जब खाना बनाती है, जो पहली लोई निकलती है ना, या पहली अधपकी रोटी, उसको अग्रासन बोलते हैं, तो वो गाय खिलाते। तो मैं जब वो, आपने देखा होगा, हम लोग वहाँ पे गए थे, कई जगहों पे गौशालाएँ थी, जैसे मुजफ्फरनगर में पहुँचे थे वहाँ पे, या कई जगह पे, वो कोई प्रदर्शन की चीज़ नहीं, लेकिन वो फ़ोटो बड़ी अच्छी आई तो मैंने एक डाल दी। और जहाँ तक जानवरों के प्रति सेंसिटिविटी की बात है, ये मेरे फ़ोन का कवर है। तो किसी भी चीज़ को ऐसे ना प्रस्तुत किया जाए कि आपकी, मैं सहमतियों से वाकिफ़ हूँ, उसका सम्मान करता हूँ। ये मैंने कहीं नहीं कहा कि ये जायज़ है या ये प्रैक्टिकलिटी के नाम पे होते रहना चाहिए। मैंने आपको बताया कि क्रूर यथार्थ ये है कि वहाँ पे ऑलरेडी इतनी अव्यवस्थाएं हैं कि वो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में, उनकी पहली प्रायोरिटी है कि मैं जो जानवर लेके आया हूँ उन सबको बेच दूँ। एक किसान जो आया गाय को बेचने के लिए, उसने क्या, मैंने पूछा क्यों बेच रहे हो, तो वो किसान था। तो दो तरह के लोग आते हैं, ज़्यादातर व्यापारी आते हैं जिनका काम है कि यार ये 40 की खरीदी, 42 में भी निकल गई तो निकाल दो, फिर अगले मेले में आएंगे, हैं, सिरसागंज के मेले में जाएंगे, इसके उसके। तो उस किसान ने कहा कि मुझे आलू बोना है और उसके लिए पैसे की ज़रूरत थी। तो जब हम इस तरह के ऑब्जर्वेशन करें तो ये देखें कि उनकी रियलिटी क्या है। आप ये कह सकते हो कि आपको आलू बेचने हैं यार, तो कोई बात नहीं, कहीं और से कर लेते। आपको जैसे उसके एक दिन पहले जब हम टिक्की खा रहे थे, तो एक सूद पे, ब्याज पे पैसा देने वाला व्यक्ति मिला था, जो बड़ी चौड़ाई में बोल रहा था कि अरे जी हम तो देते हैं, वसूल लेते हैं ये वो। तो इसलिए वो गाय को बेचने हैं। अब जब वो गाय को बेचना है, उसकी पहली प्रायोरिटी मेरी गाय बिक जाए। अब जब मैं ये कह रहा हूँ पहली प्रायोरिटी ये, तो मैं ये उसमें कतई शामिल नहीं है कि इसलिए उसकी क्रूरता जायज़ है। आदर्श स्थिति नहीं, गलत समझा आपने, गलत समझा। नहीं, मुझे लगा कि उससे ऐसा मैसेज जा रहा है। नहीं, बिल्कुल ऐसा मैसेज, जो खुद गाय को देखते ही, बछड़े को देखते ही उनको हाथ फेरने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए लालायित रहता हो, जो खुद पशु प्रेमी, वो ऐसी बात क्यों कहेगा? हाँ, उसमें सौरभ, मतलब मेरा पॉइंट ये था कि जैसे जरूरी नहीं है, मतलब वो कल एक भाई साहब भी कह रहे थे कि या फिर बछिया की एन में या फिर दूध के केन में, तो वो व्यापार से संबंधी बात कर रहे थे। तो उस दिन आयुष से भी जिक्र हो रहा था इस चीज़ का कि हम लोग कुत्तों को कैसे डोमेस्टिक हमने बनाया, जो कि वो जंगल के थे और जंगल से वो डोमेस्टिक जानवर हुए, और उसका पूरा प्रोसेस पे बात चल रही थी कि आयुष ने कहा कि उसका कोई डायरेक्ट लाभ नहीं था। जैसे कि अब गाय हमें दूध देती है, भेड़ से हमें ऊन या स्वेटर या कपड़े संबंधी चीज़ें मिलती हैं, तो कुत्ते से उन्होंने बताया कि कोई ऐसा नहीं था। तो मैंने बताया कि भाई सूंघने की क्षमता
तो उससे बहुत रखवाली, मदद जैसे लेब्राडोर जो कुत्ता होता है, मैं उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास लेब्रा है। तो वो ना मछुआरों का जो जाल होता था उसको खींच के ले आते थे पानी से। और सबसे बड़ा तो मुझे लगता है कि क्यों हमें कुत्तों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि कुत्ते या बिल्लियाँ, जैसे प्रतीक्षा ने बिल्ली पाल रखी है या स्वाति ने, अमित, वो आपको एक अलग ढंग से सेंसिटिव बनाते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा आहत हो गया आपने मेरी व्याख्या बातों की जिस तरह से कही, कि मैं तो खुद ये कह रहा हूँ कि जैसे हम बख्तावर के पास आप जब जाते हो, है ना, या पहले हमारे पास जो कुत्ते हुआ करते थे उनके पास, आप तो उनसे यही सब चीज़ सीखते हो। ये लल्लन बॉटम है अमन के पास, मतलब वो जो कि जब लल्लन टॉप चलता है टीवी पे तो नीचे जाके बैठ जाता है, तो भाई साहब उसको बोलते हैं लल्लन टॉप ऊपर चल रहा है, ये लल्लन, और उसका नाम क्या है? फ्रेजर, है ना। तो ये बिल्कुल गलत समझ लिया गया है आयुष जी आज तो। मैंने ये कहा ही नहीं कि आप पशु प्रेमी हैं या नहीं। नहीं, आपने जो उस पूरी व्याख्या कहा ना कि प्रैक्टिकलिटी के नाम पे, फिर तो दलितों, औरतों और उसकी कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है यहाँ किसी भी किस्म की हिंसा को। वहाँ तो मैं इन्होंने जब वो वर्णन किया तो वो मिक्स कर दिया। मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक हम बात कर रहे थे पशु मेले की अव्यवस्था की, दूसरी बात हो रही थी जानवरों के प्रति करुणा की, और तीसरी बात कहीं भी किसी भी इनजस्टिस को स्वीकारना, प्रैक्टिकलिटी का। ये तीन अलग अलग विषय हैं और इन तीनों पे ही मेरा स्टैंड मुझे लगता है कि आपको भी क्लियर जब भी नहीं, हाँ मुझे पता है आपका स्टैंड, लेकिन जब भी बात होती है पशु क्रूरता की तो अक्सर एक प्रैक्टिकलिटी, लेकिन जो वीगन्स का जो आपने वीगन, फिर आप उसको देखो हुआ क्या ना, कई चीज मिक्स हो गई। जब आप ले गए ना कि जानवरों के प्रति ये वो और मांसाहार को लेके आपने एक व्यू पॉइंट लिया, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, है ना, कि मांसाहार को लेके आपने जो बहुत सा आपने कहा ना कि अब पहले उपलब्धता नहीं थी, अब ये आपका व्यू पॉइंट हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि सब उससे, हाँ मतलब ये जो आप वीगन लोग तर्क देते हैं कि आपने दूध लेने के पहले आपने कंसेंट नहीं लिया गाय से, है ना, उसके तो थनों में जो दूध है, वीगन्स का यही होता है ना कि वो गाय के लिए, तो इसलिए आप सोया मिल्क पियो, फिर तो आप स्वेटर भी नहीं बना, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर प्रोसेस में तो आप उसमें फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला आर्ग्यूमेंट लाते हो, वो क्या हो बता दो। मेरा ये मानना है कि एनिमल, मैं वीगन नहीं हूँ, एनिमल प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन एक मिनिमम बाउंड्री होनी चाहिए। जैसे हर किसी के राइट्स होते हैं ना, चाइल्ड राइट्स होते हैं, वर्कर्स के राइट्स होते हैं, वैसे ही बछड़े का भी एक राइट होना चाहिए, उसको एक मिनिमम दूध मिलना चाहिए, उसके बाद हम उससे प्रोडक्ट ले पाएँ गाय से, है ना। तो एनिमल प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री एक बड़ी चलती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ है, जहाँ पे बड़ी क्रूरता के साथ वो अंदर के वीडियोज़ आते हैं, सब लोग उससे मुँह फेर लेते हैं, वो वाला मेरा मानना है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बता रहे थे, जैसे हर बार ये बात होती है कि हम क्रूएलिटी का दायरा कहाँ पे तय करें कि किसके साथ नहीं होनी चाहिए क्रूएलिटी, क्योंकि हिटलर ने रेस के उस पर की, बहुत सारे लोग जेंडर के उस पर करते हैं, बहुत सारे इंडिया में कास्ट के उस पर क्रूएलिटी करते हैं, तो कहाँ पे उसका दायरा सेट किया जाए। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ह्यूमन राइट्स की बात करता है। मेरा मानना है कि कम से कम हिंसा की जहाँ तक बात है, और ठीक ठाक व्यवहार, जानवरों के साथ हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, ये एक वो है, लेकिन सेंटिएंट स्पीशीज़ कहते हैं जिनका विकसित सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो पेन फील कर पाते हैं। पेन बिना सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नहीं फील किया जा सकता है। तो वो एक दायरा हम बना सकते हैं कि सेंटिएंट स्पीशीज़ के साथ हम लोग कम से कम ऐसा बर्ताव करें जो हम अपने साथ नहीं करवाना चाहते किसी हायर स्पीशी के द्वारा। इसलिए हम लोगों को मांसाहार छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल इनका कहना है। अच्छा, क्योंकि वीगन जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। हाँ, तो हाँ देखिए, मैं ये जितनी भी बात, मेरा ये मानना है, मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है थ्रू आउट द हिस्ट्री की जो सोशल मूवमेंट होती हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं वो बहुत कम ड्राइव करती हैं सोसाइटी में चेंज को। इकोनॉमी जो होती है वो सबसे ज़्यादा चेंज ड्राइव करती है। ब्लैक्स को जब राइट्स मिले तो वो बहुत ज़्यादा मुमकिन इसलिए भी हो पाया क्योंकि मशीन्स आ पाई। वुमेन राइट्स बहुत ज़्यादा इसलिए मिल पाए क्योंकि पुलिस सिस्टम और वुमेन मतलब उनकी जो भागीदारी थी मार्केट में वो हो पाई। ये कड़वा सच है ना। हम लोग बात मतलब बहुत सारे झंडे उठाने वाले होंगे, लेकिन जब इकोनॉमी चेंज होती है ना तभी बड़ा सोशल चेंज आता है। तो जब लैब ग्रोन एनिमल प्रोडक्ट्स और लैब ग्रोन मीट वगैरह की बहुतायत हो जाएगी, वो एक कॉस्ट इफेक्टिव वे में मिलने लगेगा, तभी मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सोशल चेंज आ पाएगा। लेकिन साथ ही साथ उस चेंज को ड्राइव करने वाले भी कुछ लोग होते हैं जो लगातार उसके लिए बोलते रहते हैं, तो मैं उनमें से खुद को आइडेंटिफाई करता हूँ। लेकिन उसमें ये तो नहीं रहता है ना भाव कि जैसे कई मैंने क्रूसेडर्स को देखा है अलग अलग कॉज के कि वो दूसरों को बिल्कुल सिरे से कि खारिज कर देते हैं। एक
कि नहीं नहीं साहब ये तो बिल्कुल गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि देश में एक बड़ी आबादी है, देश में और दुनिया में, जिनकी प्रोटीन और खाद्य की ज़रूरतें है ना, वो मांस के ज़रिए ही पूर्ति होती है, और वो एक हज़ारों वर्षों का उनका एक फूड कल्चर है। तो ऐसे कुछ लोगों को लग रहा है कि अच्छा अब मेरा नया मॉरल पॉइंट ये है, वो कह रहे हैं, मैं उनको कोई अच्छा गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसके बेस पे ये जो आपने कहा ना, क्योंकि अंततः आप भी वहीं पहुँचे कि हम लैब ग्रोन मीट जब उगा लें तब ये ठीक हो जाएगा। पर आप मीट की रिक्वायरमेंट मान रहे हैं? बिल्कुल मान रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को कौन इग्नोर कर सकता है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि मिनिमाइज करना है, ज़ीरो नहीं कर पाएंगे हम, कीड़े मकोड़े शायद मरते ही रहेंगे, और भी वो एक दूसरी साइकिल है। चीज़ें। और हाँ। एक इसी पे ख़त्म करेंगे कि काका कालेलकर एक बहुत बड़े गांधीवादी विचारक हुए हैं। मृत्यु पर उनके बहुत लेख हैं, और उनका कहना है कि मृत्यु को लेकर लोगों को अपने विचारों को संवारने की, सुधारने की ज़रूरत है। कि किसी दूसरे के यहाँ कोई मरता है, हम सुनते अच्छा ओ अच्छा, और फिर हम नॉर्मल काम में लग जाते हैं। हमारे अपने यहाँ कोई मरता है तो हम कुछ दिन शोकाकुल रहते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा हम हर वक्त हमारा मृत्यु से संवाद चल रहा होता है। आपने दही खाया, ठीक है, तमाम बैक्टीरिया हैं, तमाम चीज़ें जोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, आपके पेट में तमाम चीज़ें जा रही हैं, बन रही हैं, बिगड़ रही हैं। तो आप जब उस स्तर पे सोचोगे ना कि हर वक्त कुछ ज़िंदगियाँ पनप रही हैं और कुछ ज़िंदगियाँ ख़त्म हो रही हैं, कोई चीज़ ख़राब हो रही होती है, जैसे मान लो गेहूँ है, गेहूँ में या चावल कीड़ा गया तो हम क्या करते हैं, हम धूप में, चींटियाँ कहीं होती हैं, हम स्प्रे करते हैं। तो आप हर वक्त बहुतों की मौत का ज़रिया बन रहे हैं और बहुतों के जीवन का भी। कि आपने एक बार स्प्रे किया तो चींटियाँ मरी, हो सकता है कहीं आपसे बेध्यानी में कुछ अन्न छूटा हो तो कुछ चींटियों को पोषण मिल रहा हो। तो काका कालेलकर को आप ज़रूर पढ़ें, मृत्यु पर उनके जो आलेख हैं, तो उससे मुझे लगता है कि इंसान का मृत्यु के प्रति जो भय का भाव है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और जब आप मृत्यु के प्रति भय के भाव से मुक्त हो जाएंगे, तब आप जिंदगियों को, इंसान की भी और जो इंसान से इतर जंतु हैं, ज़्यादा वैल्यू करेंगे। इसीलिए मैंने कई वो फिल्मों में भी देखा है कि जब वो जानवर को मारते भी हैं ना, अवतार में या पता नहीं किस में था वो, तो ऐसे वो माफ़ी सी मांग, जैसे तकलीफ़ में जानवर है, आप उसका गले काटोगे, इसकी तकलीफ़ से मुक्ति है। मैंने कई जगह देखा है, ये बहुत तड़प रहा है, अब ये घिसट के मरेगा, तो उसको लेके भी एतराज़ हो सकता है कि नहीं साहब अभी उसके हिस्से का कुछ जीवन बाकी है दर्द के साथ। तो ये बड़ी व्याख्या सापेक्ष चीज़ें हैं आयुष जी। पर काका कालेलकर को आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, आप भी, मृत्यु पे। तो ख़त्म किया जाए, आज थोड़ा गंभीर बातचीत हो गई, और ये मसला मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं इस पर बहुत ज़्यादा, और तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो, तो जो मसले तुम्हारे लिए प्रिय हैं वो मेरे लिए भी प्रिय हो जाते हैं। और ये थोड़ा सा दर्शकों को भी एहसास रहे कि कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है ब्लॉग में, है ना। यहाँ पे सारी बातचीतें स्वतः स्फूर्त ढंग से होती हैं, और ये कैमरा बंद होने के बाद भी मेरी और आयुष की आज मुझे लगता है दिन भर इस पे चर्चा रहेगी। आप देखते रहिए ललन टॉप, एक ब्लॉग और बनाएंगे। वो कौन सा है, वो सभी विचारों को आने दो। हाँ, दैट्स द ब्यूटी। ये सब तरफ से सब आनो भद्रो कृत्वो यंतु विश्वता, हैं, सब तरफ से आए विचार। और एक ब्लॉग हम लोग और बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैचअप करने के लिए बाकी हैं। जैसे आलू ने कैसे भालू बना दिया, जैसे एक सिलाई मशीन किस तरह की क्रांति ला सकती है, जैसे एक कम उम्र के लड़के का अपने से बड़ी बहन से ये कहना, पढ़ लिख के क्या करोगी, तुम्हें तो रोटी बनानी। बहन पढ़ने जा रही है, भाई ने पढ़ाई बंद कर दी है, लेकिन बहन की भी अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि उसको शाम को जाके चूड़ी भी जोड़नी है। और रेलवे के जो हैवी ड्राइवर हैं उनका सरकारों के प्रति क्या सुझाव है ना, और क्यों वो अपनी गर्लफ्रेंड को इंजन में नहीं बिठा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक दूसरे ब्लॉग में पता चलेंगी जी। और मैंने स्कूटी से आगरा कैसे घूमा, और मेरा एडीए और एएसआई को क्या सुझाव है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। और हम लोग डॉक्टर राजू का मैनेजमेंट भी देखेंगे, जिनसे कलम डॉक्टर राजू से मिले थे, उनका पूरा मैनेजमेंट का प्रोसेस की एक साइड में, मार्केटिंग का प्रोसेस। हाँ, मार्केटिंग का। हाँ, एक हमको मार्केटिंग गुरु मिले, IIM वाले चाहें तो उनको लेक्चर के लिए बुला सकते हैं। और वो आयुष जी की थ्योरी से थोड़ी सी नाइतफाकी रखते हुए सांपों के सहारे
मंजन बेचते हैं। मुझे मैंने जो अमित बता रहा भैंसों वाला बहुत ज्यादा ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन सांपों वाला किया कि उसने यार जहर निकाल दिया, तब भी वो उनको पकड़े रखा है 2-3 ये दिन marketing ऑब्जेक्ट के किया लिए। ना मैंने कि यार ये तुम हाँ, क्यों बंद हो, हाँ। और ये कैसे पता कि जहर निकाल दिया? उसने बताया था ना, और इतने अच्छे से हाथ में पकड़ा था, वो घूम रहा था उसके हाथ पे सांप। नहीं नहीं, वो सांप शहर तो सांप का जहर कभी खत्म नहीं होता है। वो अच्छा बूढ़ा भी बच्चा भी होगा ना, तो इतना जहर होता है कि वो एक आदमी को मार दे। ठीक है, मैं ये इसको सब वेरीफाई myth है। करूंगा। हाँ, ये मिथ है कि जहर की पोटली निकाल दी, ये बड़ी लोक श्रुति है। जैसे वो बोला ना कि मैंने पूछा क्या खिलाते हो सांप को, बोला ये दूध पिलाते हैं, जबकि हम सबको पता है कि सांप दूध नहीं पीता है। ये मुझे एक मैं आपसे पूछने ही वाला था, ये मुझे नहीं पता था, मतलब क्योंकि तुमने पॉपुलर वो कहानी नहीं पढ़ी, मार्क कल्चर ऑफ विष्णु, खुशवंत सिंह की कहानी? नहीं। पढ़ना, खुशवंत सिंह की कहानी है मार्क ऑफ विष्णु, उसको जरूर पढ़ना। और ये बहुत पॉपुलर मिथ है कि जैसे बिल्लियों के बारे में ये कहा जाता है बिल्लियां दूध चट कर जाती हैं, जबकि बिल्लियों का जो पूरा सिस्टम है पाचन का, वो दूध उनको सूट नहीं करता है, इसीलिए कैट आहार में दूध नहीं आता है। तो हमारे यहाँ तो चट कर जाती हैं, ये तो रियलिटी हाँ, है। ये कौन मना कर रहा है इससे? मैं ये हाँ। कह रहा हूँ कि उनके अंदर ऐसे वो नहीं पाए जाते हैं कि वो उसको, इसीलिए वो चट करने के बावजूद जो जैसे लोग यहाँ पे जो लोग कुत्ता पालते हैं ना, आप गाँव में कुत्तों को दूध दे दिया जाता है, सब चीज़ें दे दी जाती हैं, पर आप देखोगे अदरवाइज जो लोग प्रोफेशनली या ठीक से कुत्ते पालते हैं वो उनको दूध रोटी नहीं देते हैं, छाछ देते हैं, अंडा देते हैं, रोटी देते हैं, ठीक है, मीठा नहीं देते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंट होने के ये लोग भी। हाँ, ये लोग भी आयुष की तरह। लैक्टोज इंटॉलरेंट का मैंने गलत वो बता दिया था, वो बैक्टीरिया नहीं होता है जो ब्रेक डाउन करता है, एक एंजाइम होता है जो उसको ब्रेक डाउन करता है। बस तुम्हारी इसी खूबी पे तो मैं निसार होता हूँ, जो लगातार खुद को करेक्ट करने की चाह है, इसीलिए हम लोग आयुष से बहुत सीखते हैं। आज के ब्लॉग में इतना ही, आप अपना ख्याल रखिए। अगले ब्लॉग में हम सुनेंगे कि प्रिंसू भैया जब स्कूटी से घूमे और जब इनकी जुल्फ़ें, इनकी टी शर्ट आगरा की सिटी ऑफ लव की गलियों में लहराई तो फिर क्या हुआ। वो कौन था जिसने देवानंद वाला गाना गाया, जिस तरह से देवानंद पर निसार होकर कुछ कूल कन्याएं गाना गाती थी। आयुष भैया कैसे प्रेम भंवर में फंसते फंसते, क्योंकि इनको फंसने शब्द से बहुत प्यार है, रह गए। आप देखते रहिए लल्लन टॉप यूपी।